गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आप पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। लास्ट लेक्चर तक आपने बायोडाइवर्सिटी लॉस को डिस्कस किया था एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस से एग्जैक्टली जो इकोसिस्टम पे इंपैक्ट्स क्या हैं उनको हमने फाइनलाइज किया था। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, रीजन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक रीजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि अगर हैबिटेट लॉस होता है तो स्टूडेंट्स लार्ज स्केल पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो आप ये कहेंगे लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल होगा और लार्ज स्केल पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस में चली जाएगी। उसके बाद सेकंड हम कह सकते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये स्टूडेंट्स एक और रीजन है। जो रिसोर्सेज हैं, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम और एक्सप्लॉइट करेंगे तो ऑब्वियस है डेफिशिएंसी में आएंगे और एक दिन डेफिसिट कंडीशन जो है उसके कारण फाइनली आप ये कहेंगे वो लॉस में चले जाएंगे। उसके बाद आप कहेंगे एलियन स्पीसीज इन्वेजन। किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो एलियन स्पीसीज या एक्सोटिक स्पीसीज हैं, इन एलियन स्पीसीज का जो इन्वेजन स्टूडेंट्स होता है वो वहां की जो नेटिव स्पीसीज हैं उन नेटिव स्पीसीज को एक्सटिंक्शन में ला देता है या उनके लिए आप ये कह सकते हैं थ्रेट जो है वो कॉज करता है। और फाइनली आप कहेंगे को एक्सटिंक्शन। इसमें वो स्पीसीज इन्वॉल्व की जाती हैं जो पढ़ते हो ना आप, जैसे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ठीक है, तो वो जन्म जन्म के साथ ही होते हैं, मतलब साथ साथ जाते हैं। एक्सटिंक्शन, एक का एक्सटिंक्शन जो होगा दैट विल लीड द डिसअपीयरेंस ऑफ अनदर वन, ठीक है। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन सबसे मेजर रीजन रहा। अब देखो एनसीईआरटी में ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं जो एग्जाम में पूछा गया, आपको पूछा गया विच वन इज द मेन कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, और ये चारों लिख दिए गए ऐसे कैसे मेन कॉज, तो आपका आंसर होना चाहिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, हैबिटेट लॉस और जो फ्रेगमेंटेशन है वो मेन कॉज कहा गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज दैट ड्राइविंग द लॉस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके लिए मैं लिख सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन से कैसे ये होता है, देखिए कोई भी नेचुरल हैबिटेट है, इस नेचुरल हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल स्टूडेंट्स होता है। ये नेचुरल हैबिटेट को आप कह दीजिए नेचुरल हैबिटेट। अब इस नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। अब किसी तरीके से आप इसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, फ्रेगमेंटेशन में डाल दें, फ्रेगमेंट कर दें, फ्रेगमेंटेशन, या फिर स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे यहां जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रही है, जैसे ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रही थी यहाँ, ये मैं कह सकता हूं बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ सर्वाइव कर रही हैं। अब हमने क्या किया, इसमें फ्रेगमेंटेशन क्रिएट कर दिया। ये ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए किसी फॉरेस्ट एरिया से आपने जो है वो रोड निकाल दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने रोड निकाल दिया, तो रोड बनाया आपने तो फ्रेगमेंट को हैबिटेट को आपने फ्रेगमेंट किया, डिस्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहां से जो ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स जो जाएंगे वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया की बायोडाइवर्सिटी और वहां के एनिमल्स जो है उनको सीधा सीधा अफेक्ट करेंगे। क्लियर। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इस फ्रेगमेंटेशन में आप ये कहेंगे किसी पर्टिकुलर हैबिटेट को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और हैबिटेट लॉस जो है स्टूडेंट्स, वो आप कहेंगे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट काउंट होता है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट स्टूडेंट्स ये काउंट होता है। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट लॉस कहा जाएगा। और किसी हैबिटेट को डिवाइड कर दिया जाना, फ्रेगमेंट कर दिया जाना, टुकड़ों में तोड़ दिया जाना, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन है, जिससे वहां जो सर्वाइवल जिन ऑर्गेनिज्म का था उनका सर्वाइवल डिस्टर्ब हो जाए। देखिए एक जमाने में हजारों हजार पक्षियों की
जो शरण स्थली हुआ करती थी, आप पुराने बच्चे सब जानते हैं, वो आज कर्म स्थली है। एग्जैक्टली दिस इज द हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? आप कभी खुले आसमान के नीचे बैठे होंगे, आजकल इन दिनों खुले आसमान में ही बैठ रहे होंगे क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आप नेचुरल उसमें चले गए हैं। ठीक है, यहाँ अपने घरों में कैद हैं, लेकिन फिर भी कभी आप आसपास की दुनिया को निहारने देखने के लिए छत पे जाते होंगे, तो कभी खुले आसमान के नीचे अगर आप बैठे हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो फ्लाई करते हैं और वो एक सर्कल बनाते हुए फ्लाई करते हैं खुले आसमान में, कहीं देखिए। ठीक है, अब वो जो खुले आसमान में फ्लाई कर रहे हैं या उड़ रहे हैं ऐसे, वो एक सर्कल में फ्लाई करते हैं, तो वो उनका टेरिटरी है, वो आप ये कह सकते हैं उनकी रेंज है एक। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, कॉम्प्लेक्सेज खड़े कर दिए, बहुत बड़े बड़े मोबाइल टावर्स हमने लगा दिए, तो उनका जो नेचुरल आप ये कह सकते हैं जो टेरिटरी था, उस टेरिटरी को हमने इंटरप्ट किया, उस टेरिटरी को हमने डिस्टर्ब किया, और ये जो डिस्टर्बेंस था, ये डिस्टर्बेंस एग्जैक्टली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में काउंट हुआ। ठीक है, हैबिटेट लॉस का एक एग्जांपल आपको दे रखा है, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जो अमेजनियन रेन फॉरेस्ट है, देखिए सोयाबीन की खेती करने के लिए उन अमेरिकियों ने क्या किया, 14% जो लैंड एरिया का, टोटल लैंड एरिया का 14% जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट होते थे, उनको काटते काटते सोयाबीन की खेती के लिए, और आप ये कह सकते हैं ग्रेजिंग फील्ड्स जो हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके लिए ग्रेजिंग फील्ड्स डेवलप करने के लिए उन्होंने 8% से ज्यादा जंगलों को साफ कर दिया। अब ये एग्जैक्टली हैबिटेट लॉस था, और लार्ज स्केल पे बायोडायवर्सिटी का लॉस स्टूडेंट्स इससे हुआ। अभी आपने पिछले ही साल सुना होगा जो फॉरेस्ट फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो फॉरेस्ट फायर में आप कहेंगे मिलियंस ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो जिंदा जल गए, वहां बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। दैट इज एग्जैक्टली द लॉस ऑफ हैबिटेट। पूरी तरीके से पूरा हैबिटेट लॉस में चला गया, पूरा आप कह सकते हैं इकोसिस्टम स्टूडेंट्स कोलैप्स हो गया। तो ये मेन रीजन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन और एरिया की बायोडायवर्सिटी में लॉस लाता है। मैं पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी जो लिखा गया है यहां, द कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस, द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट वुड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ये जो रीजन है इनमें ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। ठीक है, देयर आर 4 मेजर कॉजेज एंड दिस नॉन इज द एविल क्वार्टेट। ठीक है, इज द सब रूटो यूज फॉर द डिस्क्राइब देम। तो इनको आप 4 हैं, 4 हैं, इसलिए क्वार्टेट लिखा गया है। एविल क्वार्टेट ये मेंशन कर लें, कई बार हो सकता है पूछ ले, द एविल क्वार्टेट, सॉरी क्वार्टेट बाद में लिखना है, एविल बुराई, क्वार्टेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए जो एविल क्वार्टेट है, ये 4 रीजन्स हैं जो बायोडायवर्सिटी के लॉस के लिए और आप ये कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें सबसे पहले लिखा गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट once covering more than 14% of the earth's land surface. These rainforests now cover no more than 6%. 6% भी कवर नहीं करता, और ये बहुत पुराना डेटा है, अब तो और भी कम हो गया होगा। They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1,000 more hectares of the rainforest would have been lost. जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ के खत्म करेंगे, तब तक आप ये कह सकते हैं thousands of the hectare जो है रेन फॉरेस्ट खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंसान कितने लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, कितने लार्ज स्केल पे जो है वो एक्सटिंक्शन को लीड करवा रहा है। फिर कहा गया द अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट, इट इज सो ह्यूज दैट इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट। हमने पहले बात कर ली है ये सब। हार्बरिंग probably millions of species is being cut and cleared for the cultivating soybeans or for the conversion to the grasslands for the raising beef cattle. ठीक है, तो जो बीफ कैटल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके लिए ग्रेजिंग फील्ड्स डेवलप करने के लिए और सोयाबीन की खेती करने के लिए 14% जो टोटल लैंड एरिया का कवर करता था अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट, उसको हमने 6% भी नहीं छोड़ा है। हमारा योगदान नहीं है, हम भारतीय हैं, हम दूर हैं वहां से। Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution all threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into the small fragments due to the various human activities, when large habitats are broken up into the small fragments due to the various human activities,
mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habitats are badly affected, leading to the population decline. और ये population में क्या लाता है? Decline लाता है. Clear? तो यहाँ habitat fragmentation का perfect example students आपके पास है Amazon rainforest, और अमेजन रेन फॉरेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि जो 14% था ऑफ टोटल लैंड एरिया, एक तरीके से इंडिया का जो लैंड एरिया उसका जस्ट डबल था। ये इंडिया का लैंड एरिया टोटल का इंडिया का लैंड एरिया 2.4% ही है, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7 टाइम मोर था, और ये अब कितना रहा है? लेस देन 6%, क्यों? सोयाबीन खाना था हमें, सोयाबीन के चक्कर में खा गए हम इसको। बीफ कैटल्स खाने थे, हमें बीफ खाना था, इसलिए कैटल्स हमने डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला और उसके लिए हम इस जंगल को खा गए, ठीक है। ये एग्जैक्टली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है। उसके बाद सेकंड पे आ रहा हूं स्टूडेंट्स, और एक्सप्लोइटेशन। Humans have always depends on nature for food and shelter, but जब आवश्यकताएं जो हैं वो लालच में बदल जाती हैं, ये कह रहा है but when need turns to greed, it leads or exploitation of natural resources. Many species extinction in the last 500 years, Steller sea cow, passenger pigeon were due to over exploitation. ठीक है। Presently many marine fishes population around the world are harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. वो कह रहा है आपको कि जो बहुत सारी फिशेज हैं, मैराइन फिशेज हैं, उनको ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा शिकार उनका किया जा रहा है, तो वो कंटिन्यूसली ऐसा जब किया जा रहा है तो वो जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं उनका एक्सटिंक्शन जो है वो लीड हो रहा है, या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसका आप कहेंगे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। और एक्सप्लॉइटेशन आप ये कहेंगे जो रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज का आउट ऑफ लिमिट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है नेचर से वो हम यूज करते हैं बट आउट ऑफ लिमिट, यूज ऑफ रिसोर्सेज आउट ऑफ लिमिट। जैसे मैं सीएलसी का रिसोर्स हूं, एग्जैक्टली आप भी रिसोर्स हैं, और मुझे कह दिया जाए कि एक दिन में आपको 12 घंटे क्लास पढ़ानी है, दैट इज एग्जैक्टली द एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। जो रिक्वायर्ड है, कैपेबिलिटीज है, जो आप ये कह सकते हैं ऑर्डिनरी कंडीशन, उसके बजाय अगर आप एक्सप्लॉइट करते हैं, जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और एक्सप्लॉइटेशन का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, स्टीलर सी काउ यहां दे रखा है, और एक्सप्लॉइटेशन से गया, एंड पैसेंजर पीजन, ठीक है। और एक्सप्लॉइटेशन की जो एग्जाम्पल है, एक्सप्लॉइटेशन इसमें फर्स्ट पैसेंजर पीजन लिख लेते हैं, और सेकंड आप लिख लेते हैं स्टीलर्स सी काउ, ठीक है। तो देखो स्टीलर सी काउ जो रसिया की है, ये स्टीलर सी काउ और एक्सप्लॉइटेशन से एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, और एक्सप्लॉइटेशन से एक्सटिंक्ट हो गई। और ये जो पैसेंजर पीजन है, ये पैसेंजर पीजन भी ओवर हंटिंग से, और हंटिंग से आप ये कह सकते हैं किसमें चला गया, एक्सटिंक्शन। ये स्टूडेंट्स आपको आइडिया होगा, जो मेडिवल पीरियड है, मुगल काल जो है, उसमें चिट्ठी पहुंचाने वाले कबूतर होते थे, ठीक है ना। सलमान खान की फिल्म में गाना है, कबूतर जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, ऐसा मतलब मैंने बचपन में देखी है। तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है ये कितने यार मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ना अपने आप में, कि कोई पीजन है, उसकी गले में चिट्ठी टांगी किसी ने और पकड़ाई उसको, और वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पहुंचा गया। थोड़ा बहुत भी ट्रैक डाइवर्ट हो तो कितना रिस्की था, देना किसी और का था, पहुंचाना किसी और का था, पहुंच किसी और के पास चल जाए, बड़ा मुश्किल था। मतलब मैं समझता हूँ आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में देखो आप कैसे लीक हो जाते हैं एसएमएस वगैरह मैसेजेस और ये वो, और कैसे हैक कर लिया जाता है। जब इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें भी हैकिंग है और उसमें भी सेंधमारी है,
तो उन कबूतरों को भी कोई ना कोई डाइवर्ट तो कर ही देता होगा उस टाइम, है ना। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये लगता है कि जो पैसेंजर पिजन है वो एग्जैक्टली मैसेजिंग किया करते थे, मैसेज पहुंचाने का काम किया करते थे, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो ये मानने लग जाते हैं कि इसका एक्सप्लोइटेशन किया गया या इसको जो है वो और एक्सप्लोइट किया गया, इसलिए एक्सटिंक्शन में चला गया। तो क्या इसका रीजन ये हुआ कि कोई भी मिला, हर किसी ने भी पकड़ा और चिट्ठी टांग दी गले में, चिट्ठी लाने ले जाने में वो जो है वो डाकिया नहीं रहा, पोस्टमैन नहीं रहा? ऐसा नहीं है। दिस पैसेंजर पिजन undergo extinction या फिर this passenger pigeon is completely extinct because of the over hunting। मेडिवल पीरियड में ही आप ये कह सकते हैं ओवर हंटिंग जो है, उस ओवर हंटिंग के कारण ये पैसेंजर पिजन वहां से गायब हो गया, ठीक है। अब इकोलॉजिकली हम इस बात की एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकते कि ये जो पैसेंजर पिजन है ये चिट्ठी ले जाने वाला ही था क्या कबूतर, हाँ, लेकिन ऐसे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बताते हैं कि पहले ऐसा डेफिनेटली होता था, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास और एक्सप्लोइटेशन, जिसमें आप ये कह रहे हैं और एक्सप्लोइटेशन से जो स्पीसीज एग्जिस्टेंस में होती है वो स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, किसी एक पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में स्टूडेंट्स दूसरी स्पीसीज को आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब वहां इंट्रोड्यूस करवा दिया तो देखो सबसे पहली बात तो क्या होती है, जो एक्जोटिक स्पीसीज और एलियन स्पीसीज है, एनसीईआरटी का मैटर सारा आपको पढ़ना है। थर्ड जो पॉइंट है उसका रेफरेंस यहां मैं लिख रहा हूं, सेकंड का रेफरेंस मैंने यहां लिखा है, ब्रीफिंग कर रहा हूं मैटर की मैं सारा लिखना जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी को पढ़ो और समझने की बातें सारी। तो ये जो है एलियन स्पीसीज, आप कहेंगे एक्जोटिक और एलियन स्पीसीज, जैसे देखो किसी हैबिटेट में, किसी भी हैबिटेट में एंटर करती है, जैसे मान लो इस हैबिटेट में हमने एंटर करवा दिया, तो यहां इस हैबिटेट में एंटर करने के बाद ये जो स्पीसीज हैं इनकी ग्रोथ आप कहेंगे या इनका जो पॉपुलेशन होता है इनकी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ती है। अब आपको पता होना चाहिए कि इनकी ग्रोथ ये ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज ये जो एक्जोटिक स्पीसीज और एलियन स्पीसीज होती है ना, इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर वहां नहीं होता, ये तो कहीं से आई है ना बाहर से, तो इनका नेचुरल प्रीडेटर इनकी नेचुरल हैबिटेट में होगा। ये जो है वो किसी हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो आप ये कहेंगे स्टूडेंट्स नो नेचुरल प्रीडेटर इज देयर, कोई नेचुरल प्रीडेटर उसका वहां नहीं है, इसलिए इनको मौका मिल जाता है ज्यादा ग्रोथ करने का। तो ये आप कह सकते हैं रैपिडली ग्रो करती हैं और धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन जो है उसको बढ़ा लेती हैं। अब जैसे पॉपुलेशन इनका बढ़ा तो वहां की जो नेटिव स्पीसीज है उन नेटिव स्पीसीज पे एग्जैक्टली ये जो है वो क्या होती हैं, सेट होती हैं। ये आपको एक नाइल पर्च का एग्जांपल दिया है, सिचलेट फिशेज जो है उसकी 200 से भी ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्शन में चली गई। स्टूडेंट्स यहां लिखा है व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive, बहुत सारी उनमें से invasive हो जाती हैं, and cause decline or extinction of endogenous species, वहां की जो native species हैं उनके लिए decline लाती हैं वो और उनके लिए खतरा हो जाती हैं। The Nile perch introduced in the lake of the Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. You must be familiar with the environmental damage caused by the threat posed to our native species by invasive weeds like carrot grass, Parthenium, lantana, water hyacinth, Eichhornia. The recent illegal introduction of African catfish, Clarius garipinus, for aquaculture purposes posing threat to the endogenous catfish in our rivers. तो ये सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले तो वो कह रहा है जो विक्टोरिया लेक है उसमें नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो देखो हुआ क्या, नाइल पर्च, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया लेक विक्टोरिया में। और लेक विक्टोरिया में जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो आप कहेंगे 200 स्पीसीज ऑफ सिचलिड, ये स्टूडेंट्स 200 स्पीसीज ऑफ सिचलिड जो है वो किसमें चली गई, एक्सटिंक्शन। ये स्टूडेंट्स किसमें चली गई, एक्सटिंक्शन में, ठीक है। तो यहां एक्जोटिक स्पीसीज क्या हुआ, नाइल पर्च, जो यहां की नेटिव आप ये कह सकते हैं लेक विक्टोरिया की जो सिचलिड थी वो क्या थी, नेटिव फिश थी। इन नेटिव फिशेज के लिए एक थ्रेट कॉज करती है और इनको यहां से एक्सटिंक्ट करवा देती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहां और एग्जाम्पल एक आपको दे रखा है लेक विक्टोरिया जो है, उसके बाद अगर एग्जाम्पल आप देखें तो आपको दे रखा है जैसे पार्थेनियम हुआ, पार्थेनियम, तो उसके अलावा आप कह सकते हैं लेंटाना,
पार्थेनियम, लेंटाना, और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कहेंगे ये जो वाटर हायसिंथ है, आइकोर्निया, ये देखिए एम्ब्रियोलॉजी में भी एग्जांपल दे रखा है। ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड होती है इंडिया में। भारत में ब्यूटिफिकेशन के लिए इसको लाया गया था, ठीक है, सौंदर्यीकरण के लिए, अच्छा दिखे हम, ठीक है। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए वाटर हायसिंथ को लाया गया। और देखिए यहाँ भारतीय जो नदियां हैं, इंडियन रिवर्स हैं, उनमें आप ये कह सकते हैं ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बिकॉज इसमें दो बेसिक रीजन है इसके। यहाँ जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कैपेबिलिटी इसमें होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो आप ये कह सकते हैं ये बहुत एक्सपोनेंशियल रेट पे करती है, बहुत तेजी से ये बढ़ती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत फास्ट करती है, और दूसरा आप जानते हैं इसका नेचुरल प्रीडेटर या नहीं है, तो ऑब्वियस है ये जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो पार्थेनियम, लेंटाना और वाटर हायसिंथ जो है स्टूडेंट्स, ये तीनों आप कह सकते हैं एक्जोटिक स्पीसीज है। इसके अलावा एक आपको दे रखा है क्लेरियस गैरीपाइनस जो है, एक और एग्जांपल आपको दे रखा है क्लेरियस गैरीपाइनस। ये जो क्लेरियस गैरीपाइनस है ये इंडोजिनस कैटफिश के लिए खतरा है, कैटफिश। तो एक्जोटिक स्पीसीज तो क्या है, क्लेरियस गैरीपाइनस, और यहां नेटिव फिश क्या है, कैटफिश। तो इसके लिए ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं हमारे जो रिवर्स है उसमें एक्वाकल्चर के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्लेरियस गैरीपाइनस को, और एक्वाकल्चर की एक्टिविटी के लिए इंट्रोड्यूस तो करवा दिया गया, लेकिन ये हार्म किसको कर रही है, कैटफिश को। कैटफिश को एग्जैक्टली ये हार्म कर रही है, और इसका अल्टीमेटली ये क्या करवा देगी, एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटा दे रखी है। लास्ट रेफरेंस पे आइए, देखिए लास्ट इसका रेफरेंस आपके पास है जिसमें को एक्सटिंक्शन की बात की गई है, मतलब हम डूबेंगे तुझे साथ लेके वाली बात है। इसमें एक स्पीसीज जो है वो अगर एक्सटिंक्शन में जाती है दैट विल लीड द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। तो ये बहुत सीधे तरीके पे आप, सीधे तौर पे आप ये कह पाएंगे को एक्सटिंक्शन कहां होगा, वहां ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स को एक्सटिंक्शन की जहां म्यूचुअलिज्म है, जहां आप ये कह सकते हैं ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप्स है। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप जो होगा, अब ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में आपको पता है एक स्पीसीज किसी दूसरे के बिना या अपने पार्टनर के बिना सरवाइव नहीं कर पाती। तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप जहां होगा, ऑब्लिगेटरी रिलेशन जो है या ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप जहां नहीं होगा, जहां होगा वहां आप कह सकते हैं को एक्सटिंक्शन की पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में यहां मेंशन किया गया है, व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट is an obligatory so also become extinct. When a host species become extinct, its unique assemblage of the parasites also meet to the same fate. Another example in the case of the co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to extinction of the other. Extinction जो है वो किसी एक का, आप ये कह रहे हैं किसी दूसरे के extinction को lead करवा देगा। अब इसमें एक बात ये देखिए आप, आपको कहा गया ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली जाना होगा, एक गया दूसरे को जाना ही पड़ेगा। प्लांट पॉलिनेटर की जो रिलेशनशिप्स हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप जो हैं, प्लांट पॉलिनेटर्स, तो आप ये ध्यान रखें मोस्ट ऑफ द प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ये प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप्स एग्जैक्टली म्यूचुअली शो कर सकते हैं, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इससे थोड़ा सा नीचे आए आप तो ये स्पेसिफिक जरूर होते हैं। इसका मतलब बेसिकली किसी पॉलिनेटर का किसी प्लांट के लिए स्पेसिफिकेशन है, वो उस प्लांट के लिए स्पेसिफिक है, तो प्लांट एक्सटिंक्शन में अगर जाएगा तो पॉलिनेटर जो है उसका सर्वाइवल भी यहाँ जो है वो नहीं रह पाएगा। जैसे यहाँ देखा गया, यहाँ कहा गया है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में लिखा गया है कि अगर फिशेज जो हैं वो अगर एक्सटिंक्शन में जाती हैं तो उनके जो पैरासाइट्स होंगे, these parasites will extinct, they will also face the same fate, वो जो है वो उसी प्रकार से उसी स्थिति का सामना करेंगे। तो ये आपके पास कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस था, जिसमें हमने हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन को स्टूडेंट्स डिस्कस किया। ये कंप्लीट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आपके पास है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, अगला पोर्शन जो इस चैप्टर का आता है, दैट इज द कंजर्वेशन। आपने लॉस तो पढ़ लिया, लॉस के बाद हम ये कहते हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। लॉस के बाद हम ये कह रहे हैं हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए।
तो जो कंजर्वेशन है उन कंजर्वेशनल स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेज की देखिए हम बात करेंगे अब। कंजर्वेशन, सबसे पहले यहां क्वेश्चन बनता है, एक बात यहां लिखी गई है, यहां एक बात ये लिखी गई है, वाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए, हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या जरूरत पड़ रही है ऐसी। तो इससे पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम इंपॉर्टेंस आप पढ़ के आए। आप ये जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उससे इकोसिस्टम्स का एग्जिस्टेंस है, और इकोसिस्टम्स का एग्जिस्टेंस है तो ह्यूमन हेल्थ और वेल्थ जो है वो मेंटेन्ड है। इवन आप ये कहेंगे नो वन कैन सर्वाइव अलोन, ये हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन में भी डिस्कस किया कि जो प्लांट्स हैं एंटायर बायोस्फीयर के रेगुलेटर हैं, वो एंटायर बायोस्फीयर के रेगुलेटर प्लांट्स भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, उनका जो है वो अलोन और सिंगल एग्जिस्टेंस में उनका सर्वाइवल नहीं है। तो इस तरीके से जब उनका सर्वाइवल भी नहीं है सिंगल एग्जिस्टेंस में, उनका भी सर्वाइवल नहीं है, तो डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका सर्वाइवल एग्जिस्टेंस जो है वो तभी बन पाता है जब बायोडाइवर्सिटी का एग्जिस्टेंस रह पाता है, या वो फूड चेन और फूड वेब्स और इकोसिस्टम्स के फॉर्म में जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो व्हाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ये जो टॉपिक है इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स आर देयर। हमें बायोडाइवर्सिटी को इसलिए कंजर्व करना चाहिए, इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि एक इसकी ब्रॉड यूटिलिटी है। तो मैं फर्स्ट इसमें लिख सकता हूं वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द इट्स ब्रॉड यूटिलिटेरियन। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स ब्रॉड यूटिलिटी और ब्रॉड यूटिलिटेरियन। और सेकंड आपको दे रखा है वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स नैरो यूटिलिटी और नैरो यूटिलिटेरियन। ठीक है, तो जो नैरो यूटिलिटी और नैरो यूटिलिटेरियन है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से कोरिलेट करता है, और जो ब्रॉड यूटिलिटी है वो इकोसिस्टम सर्विसेज से कोरिलेट करती है। देखिए इससे पीछे वाले जो इकोसिस्टम चैप्टर था उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज करके एक पैराग्राफ लिखा है, वो मैंने इसीलिए डिस्कस नहीं किया कि उसकी अब इसी के साथ हम बात करेंगे कनेक्ट करके। तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, आप नेचर में सर्वाइव करते हैं, ऑक्सीजन आप लेते हैं, आप सांस लेते हैं, इस ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए आपने कोई पे नहीं किया है या नेचर को, या कहीं आप पैसा नहीं चुका रहे हैं। ठीक है, यहां ये जो एस्थेटिक वैल्यूज हैं बेसिकली कुछ और नेचर के एट्रीब्यूट्स हैं, आप गार्डन में पार्किंग एरिया जो हैं पार्क्स में सॉरी और बहुत सारी नेचुरल साइट्स पे जब जाते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, तो वो जो है वो एक तरीके से ब्रॉड यूटिलिटी है। जो प्लांट पोलिनेटरी रिलेशनशिप है वो आप ये कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी बना रहे हैं, नेचर में बड़ी प्रोडक्टिविटी उनसे आ रही है, तो अल्टीमेटली ये सब जो होंगे वो ब्रॉड यूटिलिटेरियन में काउंट होंगे। कंजर्वेशन टॉपिक आपका है व्हाई वी शुड कंजर्व, व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपसे डिस्कस किया गया है व्हाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, और ये आपसे डिस्कस किया गया। इसमें फर्स्ट आप कह सकते हैं ब्रॉड यूटिलिटेरियन या ब्रॉड यूटिलिटी है, और सेकंड वन आप कह सकते हैं नैरो यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन या नैरो यूटिलिटी, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, नैरो यूटिलिटेरियन, एंड थर्ड वन हम कह सकते हैं एथिक्स या मॉरल एस्पेक्ट्स, मॉरल वैल्यूज, एथिकल इश्यूज लिखना चाहिए। एथिकल इश्यूज। तो देखिए यहां ब्रॉड यूटिलिटी क्या है, दिस ब्रॉड यूटिलिटी इज कंसर्न्ड विद द इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये जो ब्रॉड यूटिलिटी है इट इज कंसर्न्ड विद इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम सर्विसेज से जो है वो ये कोरिलेट करता है। आप ये कह रहे हैं नेचर में जितना सारा बेनिफिट्स हम गेन कर रहे हैं, हम अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस हम मेंटेन किए हुए हैं, तो जो जितना हम कर पा रहे हैं, जितना हम आप ये कह सकते हैं नेचर से ड्रॉ कर पा रहे हैं, विड्रॉ कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, जो इकोसिस्टम सर्विसेज
का है, मतलब जिसके लिए कोई हम आप ये कह सकते हैं प्राइस टैग हमारे पास नहीं है, जिसके लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू हमने जो है वो पुट नहीं की है, जिसके लिए कोई कॉस्ट जो है वो हम पे नहीं कर रहे हैं, ये सब एग्जैक्टली किस में आता है? ब्रॉड यूटिलिटेरियन में। उसके बाद नैरो यूटिलिटेरियन में बात अगर आप करें तो आप ये कह सकते हैं दिस रेफर्ड विद द इकोनॉमिक वैल्यू, रेफर द सब्सटेंसेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं इट इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, अब इकोनॉमिक वैल्यू से ये कंसर्न रखता है, इसका सीधा मतलब क्या हुआ? देखिए, आप ये कहते हैं कि नेचर से हम जो है वो टिम्बर, फ्यूल, फूड मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, गम, डाइज, ये सब ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये सब जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं इसके लिए कोई ना कोई हमें वहां से ऑब्टेन किया, फिर उसका प्रोसेसिंग करते हैं, और हमारे सिस्टम बना हुआ है, सिविलाइज्ड ऑर्गेनिज्म हम है कि हम जो है उसके लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू जो है या प्राइस टैग उसका हमने डिटरमाइन कर रखा, उसके लिए हम पे करते हैं। तो जो इकोनॉमिक वैल्यू वाला है वो नैरो यूटिलिटी का है, जो इकोनॉमिक वैल्यू वाला है वो आप ये कह सकते हैं उसकी नैरो यूटिलिटी है, वो नैरो यूटिलिटेरियन का कहा जाएगा, नैरो यूटिलिटी। और जो इकोसिस्टम सर्विसेज वाला है वो स्टूडेंट्स ब्रॉड यूटिलिटी का है। तो नैरो यूटिलिटी और ब्रॉड यूटिलिटी आपको रेफर करके दी गई, इसलिए हमें इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। फिर एथिकल इश्यूज की बात की गई है, हम ये कहते हैं कि हमारे एथिक्स हैं, कुछ प्लांट्स की वर्शिप करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसेज हमारे हैं, इसलिए हमें बचाना चाहिए। मैं एनसीईआरटी का मैटर पढ़ रहा हूं। व्हाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी? देयर आर मेनी रीजंस, सम ऑब्वियस एंड अदर आर नॉट सो ऑब्वियस, but all equally important. They can be grouped into the three categories: narrow utilitarian, broad utilitarian, ठीक है, and ethical. Narrow utilitarian, broad utilitarian and ethical. Narrow utilitarian में लिखा है arguments for the conserving biodiversity are obvious. Human derives countless direct economic benefits from the nature, जैसे food, जिसमें आपको कहा गया cereals, pulses और fruits हम लेते हैं, firewood, fiber, constructive material, industrial products, tannin, lubricants, dyes, resin, perfumes, and products of the medicinal importance. More than 50% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by the native people around the world. ठीक है, तो पूरी दुनिया में आपको कहा जा रहा है कि जो 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं वो मेडिसिनल यूज की हैं। तो एक तरीके से हम जो है वो एक इकोनॉमिक वैल्यू के सब्सटेंसेस नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये नैरो यूटिलिटी को शो करता है। फिर लिखा है नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे डेंस फॉरेस्ट एरिया में अभी भी डिस्कवर और इन्वेंट किए जाना बाकी हैं, जो हम नहीं जानते हैं। फिर कह रहा है विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज इनटू द बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग आपको दे रखा है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये टर्म आप ध्यान रखें, बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो पूछा जा सकता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पे एक्सप्लोर करना बायो प्रोस्पेक्टिंग है। फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, नेशन एंडोर्ड विद द रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू द reap enormous benefits. Broad utilitarian students दे रखा है, the broad utilitarian argument says that the biodiversity plays a major role in many ecosystem species that nature provides. ठीक है, the fast dwelling Amazon rainforest is estimated to produce throughout photosynthesis 20% of the total oxygen. अब लंग्स ऑफ द अर्थ इसको कहा गया था और टोटल का 20% ऑक्सीजन ये अकेला प्रोड्यूस करता है। इसके लिए देखिए हम पे नहीं कर रहे हैं, ये ब्रॉड यूटिलिटी का है, इट इज कंसर्न विद द इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? नो, वी कैन नॉट डू दिस। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच नेबरहुड हॉस्पिटल्स स्पेंड्स ऑन ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आपको ये कहना चाह रहा है कि जो लंग्स ऑफ अर्थ है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो टोटल का 20% ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब इसके लिए हम कोई पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर पता लगेगा कि अपने आसपास के किसी हॉस्पिटल में जाएं और आप वहां देखें कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत क्या है, तब आपको पता लगे कि नेचर से जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका क्या बेनिफिट, उसका क्या कॉस्ट हो सकता है। फिर कह रहा है पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव द फ्रूट्स और सीड्स इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स, लेयर, बीज, बम्बल्स, बर्ड्स एंड बैट्स। तो इनका सबका अपना जो है वो है। फिर यहाँ क्वेश्चन एक पूछा गया है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द अकॉम्प्लिशिंग पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल पॉलिनेटर, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल पॉलिनेटर। जो नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं, क्या उनकी इस एक्टिविटी के लिए उनको कोई कॉस्ट पे किया जा रहा है? डेफिनेटली
कोई कॉस्ट हम पे नहीं करते, कोई इकोनॉमिक वैल्यू हमने डिसाइड नहीं कर रखी, लेकिन आप ध्यान रखें वो जो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप है उसमें पॉलिनेटर्स प्लांट से रिवार्ड लेते हैं, ठीक है, और वो रिवार्ड आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं जिसमें नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स डायरेक्ट रिवार्ड स्टूडेंट्स कहे जाते हैं। उसके बाद यहां दे रखा है स्टूडेंट्स, we derive from the nature or the aesthetic pleasure or walking through thick woods, watching spring flowers in full bloom, or walking up in the bulbul's song in the morning. Can we put a price tag on such things? बुलबुल गाना गाती है, आप सुबह सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, किसी बीच पे जाते हैं, किसी नेचुरल साइट पे आप जाते हैं और देखते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो वहां उन देखने के ये साइट्स पे या इन सब करने के आप पैसे नहीं देते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू उसका नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे थे एथिकल आर्गुमेंट फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू व्हाट वी ऑफ द मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीसीज विद व्हॉम वी शेयर दिस प्लेनेट, ठीक है, हम इस प्लेनेट पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज अपने साथ शेयर कर रहे हैं, वो एनिमल्स की हैं, प्लांट्स की हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक स्पीसीज का अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसकी अपनी एक वेल्थ है, ठीक है, वो इकोसिस्टम की वेल्थ बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy, ठीक है, in good order to the future generation. हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये कर्तव्य है कि जो आने वाली जनरेशन है उस आने वाली जनरेशन को हम जो है वो अच्छी इकोनॉमिक इकोसिस्टम वेल्थ जो है वो इकोसिस्टम वेल्थ पास ऑन करें, ठीक है, तो वो मॉरल रेफरेंस है, मॉरल ड्यूटी हमारी है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स बचाना चाहिए। तो देखिए ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के बाद एक कंजर्वेशन जो है उस कंजर्वेशन को क्यों किया जाए, एनसीईआरटी में जो कंटेंट लिखा है उसको मैंने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसमें जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए स्ट्रेटजीज है, प्रैक्टिसेज है, कैसे जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है, मेथोडोलॉजी पे हम आएंगे और यहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब तक आपने बात की व्हाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, और इसमें आपने कहा हमें बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचाना चाहिए, इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के नैरो यूटिलिटेरियंस हैं, इकोनॉमिक यूज हैं, इकोनॉमिक वैल्यू के सब्सटेंसेज हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं जो हमारे डेली लाइफ रूटीन का पार्ट है। दूसरा आपने कहा वहां ब्रॉड यूटिलिटेरियन बायोडाइवर्सिटी के हैं, ब्रॉड यूटिलिटी है, जो एस्थेटिक वैल्यूज हैं, जो आप ये कह सकते हैं नेचर से हम गेन करते हैं, सर्वाइवल के लिए नेचर से हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, प्लांट पॉलिनेटर के रिलेशनशिप्स हैं, इस तरीके की बात। और उसके बाद आपने कहा कुछ एथिकल वैल्यूज हैं, तो इन सब को कंसिडर करते हुए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो प्रैक्टिसेज है, ठीक है, प्रैक्टिसेज और स्ट्रेटजीज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और इसमें देखिए आपको बहुत क्लियरली इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेज और स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिसेज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, इसमें स्टूडेंट्स एक चार्ट बना लेते हैं, हम इसी में डिटेल लिखेंगे जिसमें आप कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड द इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। So first one is the in situ conservation. देखिए स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है, ये जो इस लेक्चर का लास्ट पोर्शन में डिस्कस कर रहा हूं और उस चैप्टर का भी लास्ट पोर्शन है, इससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इन सिटू कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेज, और इसके बाद आप कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेज जो है, इनमें देखिए इन सीटू कंजर्वेशन क्या हुआ, आप कहेंगे ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन इसको कहा जाएगा, मतलब जो जहां है उसको वहीं कंजर्व किया गया, ऑन साइट कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है स्टूडेंट्स, ये है ऑफ साइट कंजर्वेशन,
ऑफ साइट कंजर्वेशन। क्लियर? ऑर्गेनिज्म को उनकी नेचुरल हैबिटेट से प्रोटेक्टेड एरियाज में शिफ्ट करना और प्रोटेक्टेड एरियाज में ले जाकर आप ये कहेंगे उनको कंजर्व करना जो है वो अपने आप में एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। अंडर ह्यूमन केयर बेसिकली एक्स सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है। अब ऑन साइट कंजर्वेशन जो है आप ये कहेंगे इट लीड्स कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर इकोसिस्टम। देखिए अगर आपको टाइगर बचाना है, टाइगर को आपको सेव करना है तो आपको फॉरेस्ट सेव करना होगा इन दिस प्रैक्टिस। क्लियर? टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम आपको जो है या पूरा फॉरेस्ट जो है वो आपको सेव करना होगा। और बायोडायवर्सिटी की वेल्थ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप ये कह सकते हैं ये ज्यादा परफेक्ट जो है वो कंजर्वेशनल स्ट्रेटेजी और मेथड है। ठीक है? अब इन सीटू कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो है उसमें क्या क्या आता है, तो देखिए आप कहेंगे जो इन सीटू कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसमें दो टाइप हम कह सकते हैं। हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स ये बायोडायवर्सिटी की नेचुरल साइट्स हैं। हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं, तो आप ये कहेंगे रिचेस्ट एरिया या रिचेस्ट हैबिटेट, रिचेस्ट नेचुरल हैबिटेट जो होती हैं। ऑब्वियस है हैबिटेट तभी बनेगा जब वहां ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। रिचेस्ट हैबिटेट इन कंसर्न ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनकी जो रिचेस्ट हैबिटेट हैं वो आप कह सकते हैं हॉटस्पॉट कहे जाते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स सेकंड वन यहां आप कह सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है? प्रोटेक्टेड एरियाज और एक मैंने वहां मेंशन किया है हॉटस्पॉट, सॉरी, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड हॉटस्पॉट। तो देखो प्रोटेक्टेड एरियाज एंड हॉटस्पॉट। अब प्रोटेक्टेड एरियाज में कौन से एरियाज ऐसे हैं जो काउंट किए जाएंगे इन सीटू कंजर्वेशन में, उनको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। जैसे देखो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद आप कहेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये भी आप कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन का साइट है। ठीक है? एक्स सीटू कंजर्वेशन जैसा आपने कहा ऑफ साइट कंजर्वेशन है, परफॉर्म टू प्रोटेक्ट और कंजर्व, प्रोटेक्ट और कंजर्व ए स्पेसिफिक स्पीसीज। किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज को टारगेट लेके, जैसे मान लो टाइगर आपको सेव करने हैं तो आप टाइगर की बात करते हैं। हालांकि टाइगर को सेव करने के लिए एंटायर फॉरेस्ट को ही कंजर्व किया जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन में ही काउंट होता है, क्योंकि नेशनल पार्क्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी हैं उनको प्रमोट किया जाता है अगर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना हो। लेकिन ऑफ साइट कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होगा, आपने किसी नेचुरल हैबिटेट से कोई प्लांट लिया, किसी स्पेसिफिक प्लांट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, वो वहां से आपने लिया और उसको आपने ह्यूमन केयर में, अंडर ह्यूमन केयर जो मैनेज्ड हैबिटेट हैं उनमें आपने स्टूडेंट्स शिफ्ट कर दिया, उसको आप कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर? इसके ठीक बाद देखिए हम यहां डिस्कस कर रहे हैं एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन में आप कुछ और टाइप्स डिस्कस कर सकते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में मैं लिख सकता हूं, जैसे देखिए सेक्रेड गार्डन्स, ये कैटेगरी है। बॉटेनिकल गार्डन्स,
आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, हर एक कोई भी एग्जाम्पल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट हो ये। इसके अलावा देखिए zoological parks, ठीक है, सीड बैंक, जीन बैंक्स, जीन बैंक, ठीक है, जिनमें जीनोम बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाता है, एंटायर जीनोम जो है वो किसी स्पीसीज का यहाँ कंजर्व कर लिया जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज आती हैं, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेज जो हैं ये हम स्टडी करते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेज जो ऑफ साइट कंजर्वेशन है वो स्टूडेंट्स इन सबको इंक्लूड करता है। अगर इन सीटू कंजर्वेशन की बात आप करें तो आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, नेशनल पार्क्स हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सैक्रेड, जैसे आपने इधर सैक्रेड गार्डन्स लिखा जो हम तैयार करते हैं, यहां इस तरफ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं सैक्रेड ग्रूव्स, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, और लेक, ये भी स्टूडेंट्स एक तरीके से नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं उनकी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, उनकी कैटेगरी में ही ये आएगा, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिसेस टू कंजर्व द बायोडायवर्सिटी और स्ट्रेटेजीज टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी में सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, इन सीटू कंजर्वेशन इज द ऑन साइट कंजर्वेशनल प्रैक्टिस, और आप ये कह सकते हैं more effective to protect wildlife and ecosystem। वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये कह सकते हैं ये बहुत इफेक्टिव होगा, काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर इसके बाद आपने कहा ये ऑन साइट कंजर्वेशन है, जो जहां है उसको वहीं कंजर्व कर दिया जाएगा, एंटायर इकोसिस्टम के कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। और यहां देखिए दो कैटेगरी हमने बनाई, एक हमने कहा हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट अपने आप में रिचेस्ट हैबिटेट एरिया है जो एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस की साइट भी है, मतलब जहां बहुत तेजी से हैबिटेट लॉस हो रहा है। मैंने कल आपको बताया था जो कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस है उनमें हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऐसे एरिया जहां बहुत तेजी से बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बहुत जल्दी से बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, जबकि वहां बहुत हाई आप ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ बायोडायवर्सिटी है, ठीक है, रिचेस्ट आपने लिखा हैबिटेट वो है, तो उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए उनको इंस्टेंटली हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, हॉटस्पॉट। और हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए जाने से आप ये कह सकते हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा सेपरेटली प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं स्टूडेंट्स, इन प्रोटेक्टेड एरियाज में आपने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, एनसीईआरटी ने ब्रीफ किया है इसको भी। नेशनल पार्क्स हैं आपके पास, नेशनल पार्क जो है वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है उसके थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और इसके अलावा सेक्रेड ग्रूव्स और लेक्स हैं, ये सब आप कहेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज में स्टूडेंट्स काउंट होगा, ठीक है। तो हमें यहां से पढ़ना है हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके बारे में हमें ब्रीफिंग करनी है। एक्स-सीटू कंजर्वेशन में आप कह रहे हैं ऑफ साइट कंजर्वेशनल प्रैक्टिस है जो किसी स्पेसिफिक स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए परफॉर्म करवाया जाता है बहुत बार। सेक्रेड गार्डन्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स, होम गार्डन्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, होम गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन में भी देखिए कई बच्चों को डाउट रहता है, बहुत सारे स्पीसीज हम लाके वहां जो है वो ग्रो करवाते हैं, लेकिन वो सारे स्पीसीज वहां की तो नहीं होती ना। साइंटिफिक और टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए हम ऐसा करते हैं, तो साइंटिफिक और टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए जो स्पीसीज आपने कलेक्ट की हैं वो सब वहीं की नहीं होती, मतलब उन सारी स्पीसीज का नेटिव हैबिटेट वो नहीं होता, वो बॉटनिकल गार्डन का जो एरिया है वो नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से लाके शिफ्ट की जाती हैं। इसी तरीके से जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी इसमें कहते हैं हम,
वाइल्ड लाइफ सफारी, जंगल सफारी आपने सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, स्टूडेंट्स पार्क्स, ये भी काउंट होंगे। जीन बैंक हुआ जिसमें एंटायर जीनोम प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। और क्रायो प्रिजर्वेशन आप जानते हैं लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन के साथ -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो कंजर्वेशनल स्ट्रेटजीज हैं और प्रैक्टिसेज हैं उनको परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट करें। अब वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट स्पॉट की, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की, और उसके बाद में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कंबाइंडली हम बात कर लेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको यहां नहीं जाना है। हाँ जी, इन सिटू कंजर्वेशन में सबसे पहले हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स आप नोट करते जाएं। देखिए, हॉट स्पॉट्स जो हैं वो आप ये कहेंगे रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, richest areas of biodiversity। लेकिन richest areas of biodiversity होने के साथ साथ आप ये कहेंगे they are the most threatened reservoir of the plants and animals। मतलब यहां सबसे ज्यादा खतरा है, बहुत तेजी से ये खत्म हो रहे हैं या लॉस यहां हैबिटेट का हो रहा है। उस केस में हम उस पर्टिकुलर एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर करके उसको कंजर्व करते हैं। मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वायर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वायर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसके मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वायर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, ये कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहां आप कुछ क्राइटेरियाज देख लें। क्राइटेरिया टू डिटरमाइन हॉट स्पॉट्स, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को हॉट स्पॉट अगर आप डिटरमाइन करते हैं तो हॉट स्पॉट डिटरमाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया वहां होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। और जैसा स्टूडेंट्स आपने कह दिया रिचेस्ट एरिया है, इसका मतलब इनसे ज्यादा तो बायोडाइवर्सिटी कहीं होती भी नहीं है, तो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होना चाहिए। फिर आप कहेंगे डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। डिग्री ऑफ एंडेमिज्म जो है ये स्टूडेंट्स वहां हाई होनी चाहिए, तो मैं कह सकता हूं हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। अब हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म क्या इंडिकेट करती है? हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एक बात आप क्लियर कर लें, एंडेमिज्म और एंडेमिक स्पीसीज किनको कहा जाएगा? द स्पीसीज कन्फाइंड इन एन एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज इधर लिख रहा हूं मैं, एंडेमिक स्पीसीज, स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, फाउंड और कन्फाइंड कह दें आप, कन्फाइंड इन एन एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, जो और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होती हैं स्टूडेंट्स, इनको आप एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे देखिए राजस्थान के केस में मैं कह सकता हूं जो खिजड़ी है, प्रोसोपिस सेनेरेरिया आपने सुना होगा, द स्टेट ट्री ऑफ द राजस्थान, वो एक तरीके से एंडेमिक स्पीसीज राजस्थान का है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट में बहुत सारी एम्फीबियन स्पीसीज जो है वो वहां की एंडेमिक स्पीसीज हैं, मतलब वहां के अलावा वो कहीं नहीं होती। द स्पीसीज आर कन्फाइंड टू एन एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। क्लियर? तो ये स्पीसीज हैं जो किसी दूसरे एरिया में आपको ऑब्टेन नहीं होंगी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया हैं वो आपने कहा, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, और थर्ड आप कह सकते हैं हाई डिग्री ऑफ लॉस
या इसी को हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस, अगर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस वहां है तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की, या उसको प्रोटेक्ट करने की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिससे वहां बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, इनिशियली 25 हॉट स्पॉट्स एनसीईआरटी का, इनिशियली 25 हॉट स्पॉट्स, ठीक है, इनिशियली 25 हॉट स्पॉट्स आर देयर, लेकिन आप कहेंगे नाउ टोटल 34, ठीक है, ये मैं ग्लोबल रेफरेंस लिख रहा हूं, ग्लोबल डेटा है ग्लोबली, तो आप कह सकते हैं ग्लोबली 25 इनिशियली थे, और अब जो हॉट स्पॉट्स हैं, इन हॉट स्पॉट्स का नंबर स्टूडेंट्स आप कहेंगे कितना हो गया है? हॉट स्पॉट्स आप कहेंगे अब जो है वो 34 हो गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करती है, यहां एग्जाम्पल्स आप देखें। फर्स्ट आप कहेंगे वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। मतलब श्रीलंका का कुछ एरिया जो है वो हॉटस्पॉट में काउंट होता है, हाई डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी रिच रीजन है। तो देखिए हमारे ये वेस्टर्न घाट से शुरू होता है, जैसे महाराष्ट्र मुंबई जो है वहां से लेकर नीचे तक इंडिया का जो बॉटम है वहां तक आप ये कहेंगे ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका एक हॉटस्पॉट है। इसके बाद स्टूडेंट्स इंडो बर्मा, इंडो बर्मा इसको बोला जाता है, बर्मा जो आजकल म्यांमार है, तो भूटान से लेकर म्यांमार तक जो इंडिया का बॉर्डर भी लगता है वहां तक इसका आप ये कह सकते हैं एक्सटेंशन है। तो ये फर्स्ट इंडो बर्मा, सेकंड, और थर्ड आप कहेंगे हिमालय। थर्ड जो हॉटस्पॉट है हिमालय, जो हिमालय रीजन है वो अपने आप में हॉटस्पॉट काउंट किया गया है, वो भी अपने आप में रिचेस्ट डाइवर्सिटी स्पॉट है। ठीक है, काफी डाइवर्सिटी यहां प्रेजेंट होती है, इंडो बर्मा और एक आपने कहा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। इसके अलावा ये एनसीईआरटी के अपडेट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखो स्टूडेंट्स एक नाम आप और लिख सकते हैं, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसको भी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जा चुका है, निकोबार आइलैंड, दिस इज द फोर्थ वन। निकोबार आइलैंड जो है वो भी हॉटस्पॉट में काउंट होता है। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो आप जानते हैं इंडिया के मैप से बाहर आपको मिलेगा। क्लियर? अगर देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो देखो हॉटस्पॉट्स की बात आप कर रहे हैं, रिचेस्ट एरियाज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हैं। किन पर्टिकुलर एरियाज को आप हॉटस्पॉट कहें तो एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, दे शुड बी और दे मस्ट द साइट ऑफ एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस। ठीक है, बहुत तेजी से अगर हैबिटेट लॉस वहां हो रहा है, एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस अगर वहां है तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस हॉटस्पॉट बनाने के लिए पहला क्राइटेरिया हुआ। फिर उसके बाद आप कहेंगे वहां जो स्पीसीज हैं, मोस्ट ऑफ स्पीसीज शुड और मस्ट बी द एंडेमिक, तो एंडेमिज्म की डिग्री वहां हाई होनी चाहिए, और ऑब्वियस है बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होना चाहिए। अब देखिए ये जो हॉटस्पॉट्स वगैरह है ना स्टूडेंट्स, ये और प्रोटेक्टेड एरियाज 4.7% ऑफ टोटल लैंड एरिया जो है उसको कवर करते हैं। कवर 4.7% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। हॉटस्पॉट और जो प्रोटेक्टेड एरियाज में उनकी कंबाइंडली बात कर रहा हूं। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में 10% ये होना चाहिए। अगर 10% है तो इसका मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी रिच है कंट्री, और कंट्री का जो बायोडाइवर्सिटी या जो इकोलॉजिकल वेल्थ है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपके पास हुआ हॉटस्पॉट। एक क्वेश्चन इसमें कई बार और पूछा जाता है, द कंसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स।
कंसेप्ट जो हॉटस्पॉट का है दैट वाज प्रपोज्ड बाय द नॉर्मन मेयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब इसके बाद अगले उस पे मैं आ रहा हूं और ये है इन सीटू कंजर्वेशन का ही जो प्रोटेक्टेड एरिया है उस प्रोटेक्टेड एरिया का नेक्स्ट रेफरेंस, और इसको आप स्टूडेंट्स कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। हाँ, आप ध्यान रखें ये एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुए, ये सब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व अगला हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, इट इज द स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज। इट इज द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। और प्रोटेक्टेड एरियाज की जो स्पेसिफिक कैटेगरी है ये आप ध्यान रखें, ऑक्यूपाई और कवर लैंड, कोस्टल एंड आप कह सकते हैं वाटर हैबिटेट, ये सब ये कवर करता है। इसका मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है उन दोनों के एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कवर करता है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल रेफरेंस अगर देखें बायोस्फीयर का तो ये होगा, एक सेंट्रल जोन होगा स्टूडेंट्स, इसको कोर जोन आप कहेंगे, कोर। उसके बाद ये जो रीजन होगा इसको बफर जोन आप कहेंगे, ये बफर है। और ये जो आउटर मोस्ट स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन। तो देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है उस बायोस्फीयर रिजर्व में आपने कहा कोर, बफर और ट्रांजिशनल जोन डिफाइन किए गए हैं। यहां जो कोर जोन है वो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है। हालांकि बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन सारा ही होता है, लेकिन वो डेंस एरियाज होते हैं जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस और ह्यूमन की एंट्री जो है स्टूडेंट्स वो अलाउ नहीं होती किसी भी तरीके से। कोर जोन में ह्यूमन परमिटेड नहीं है, ह्यूमन अलाउ नहीं है। और नेचुरली नेचर अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग भी है कि इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि ह्यूमन जो है वो जनरली वहां विजिट करता भी नहीं। ठीक है, तो देखो इस बायोस्फीयर रिजर्व को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी का एक रेफरेंस आप यहां ले लें, डेवलपमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कैसे हुआ। तो आप कह सकते हैं यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, आपको जो मॉड्यूल दिया उसमें सारी डिटेल हमने लिखी है, ये सब जो है। यूनेस्को मैब प्रोग्राम है, एक मैब प्रोग्राम, यूनेस्को मैप प्रोग्राम, और ये है 1975 में लॉन्च किया हुआ। तो देखो यूनेस्को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस आप कह रहे हैं एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैप प्रोग्राम था। मैप प्रोग्राम क्या था? मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। तो ये स्टूडेंट्स जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो डेवलप किए गए। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें सबसे बाहर की तरफ, अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं फिर से, आपने कहा ट्रांजिशनल जोन है। इस ट्रांजिशनल जोन में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है,
आप कहेंगे ह्यूमन सेटलमेंट यहां अलाउड है। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप जाके वहां रहने लग जाएं। ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है और स्पेसिफिकली जो ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स यहां रहती हैं, ट्राइब्स यहां सर्वाइव करती हैं, रहती हैं, जो ट्राइब्स बेसिकली नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो झिंगालाला टाइप लोग जो हैं वो अगर आपने देखा हो तो मध्यकालीन भारत में फिल्में ऐसी आती थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस में से जो है वो कोई एक बिछड़ के जंगल में चला गया और फिर वो कबीले के लोगों ने उसको पकड़ा और कबीले के सरदार जो थे ना वो सामने बैठे हो रहे हैं, आग जल रही है और वो झिंगालाला टाइप लोग जो है ना वो फिर कल्चरल डिमांड करते हैं, कल्चरल इवेंट एक चलता है, वहाँ नृत्य होता है, डांस होता है, तो वो अल्टीमेटली वो जो ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स आप ये कह सकते हैं ट्रांजिशनल जोन में अलाउड है। ठीक है, जो बफर जोन है इस बफर जोन में आप कहेंगे एजुकेशनल साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज ये परमिटेड है, इनकी परमिशन है, ये परमिटेड है। एजुकेशनल साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज जो है वो बफर जोन में परमिटेड है स्टूडेंट्स। तो ट्रांजिशनल जोन और बफर जोन, वो आप देखते हैं ना गोरे लोग जो कैमरा लेके जानवरों के पीछे पड़े रहते हैं, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे, एनिमल प्लेनेट चैनल पे, इन सब पे आप देखेंगे तो वो ट्रांजिशनल जोन और बफर जोन ही होता है। कोर जोन जो है यहां आप कह सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, ठीक है, ह्यूमन की एंट्री ही यहां अलाउड नहीं है, जो कोर जोन होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल इसकी नहीं लिखी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये आपके पास है, कोर, बफर एंड ट्रांजिशनल। ठीक है, अब इसके मेन फंक्शंस अगर आपसे पूछी जाए तो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व को डेवलप करने के फंक्शन या ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आप लिख लें, कंजर्वेशन सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कंजर्वेशन। उसके बाद आप कहेंगे डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, डेवलपिंग या डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क और लास्ट में आपके पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो देखिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये भी आप देख लें। अगला प्रोटेक्टेड एरिया आप कह सकते हैं नेशनल पार्क। कुछ स्टूडेंट्स नेशनल पार्क्स की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, हमारे मॉड्यूल में भी लिस्ट एक आपको दे रखी है। ठीक है, सेपरेटली भी में ये हर बार स्टूडेंट्स को हम देते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। तो नेशनल पार्क्स क्या है? आप कहेंगे ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, एरियाज regulated by central legislation, central असेंबली है उसके थ्रू ये रेगुलेट होते हैं। और सेंट्रल लेजिस्लेशन का आप कहेंगे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में वर्किंग है। वन व पर्यावरण मंत्रालय जिसको कहते हैं, वो आप ये कह सकते हैं इसको रेगुलेट करता है। इनमें हंटिंग, इसके अलावा ग्रेजिंग, ठीक है, वेरियस
प्रोडक्ट्स ऑब्टेनिंग, जैसे जंगल में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, टिम्बर हुआ, फ्यूल हुआ, ये कंप्लीटली आप कह सकते हैं क्या है, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड है, ये बैंड है, ठीक है, पूरी तरीके से स्टूडेंट्स ये बैंड। इसमें नेशनल पार्क की मैं बात कर रहा हूं, नेशनल पार्क ही लिख दिया ना मैंने, सॉरी, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए यहां एनसीईआरटी ने इनका नंबर आपको दे रखा है 90, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 90 हैं, जबकि रिसेंट डेटा आप कह सकते हैं 106 से भी ऊपर है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो हैं 8-10 आपको पता होनी चाहिए कम से कम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे आप ये कह सकते हैं सबसे पहला था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का पहला एस्टेब्लिश नेशनल पार्क था। उसके अलावा आपको एक पूछा गया था, डाचीगम आपसे पूछा गया था, J&K में जो हंगुल के लिए फेमस है नेशनल पार्क, गिर लॉयन के लिए जो गुजरात में है, सुंदरबन जो बंगाल टाइगर के लिए पश्चिम बंगाल में है। तो ऐसे कुछ हैं, हम सेपरेटली एक लिस्ट आपको दे देंगे, या फिर आपको अपना जो मॉड्यूल है उसमें बहुत सारी डिटेल दे भी रखी है, वहां से आप इसको पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिस्कस कर लेते हैं, WLS। स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनमें और उनमें फर्क ये है, रेगुलेटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब जो नॉर्म्स हैं, रूल रेगुलेशन है, उनमें स्टेट का भी इंटरफेयर इनमें होता है, ठीक है। और यहां दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप कह सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग हुआ, ग्रेजिंग एंड ऑब्टेनिंग ऑफ द सब्सटेंसेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ऑब्टेनिंग ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ऑब्टेनिंग ऑफ द सब्सटेंसेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू जो है, ये स्टूडेंट्स यहां से आप गेन कर सकते हैं, परमिटेड, इनकी परमिशन यहां है, ठीक है। इवन इनका जो डेवलपमेंट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी किया जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू कंट्रोल होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्पेसिफिकली किसी एक एनिमल, या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक जो फौना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैब्लिश की जाती हैं। जबकि नेशनल पार्क आप अगर देखेंगे तो ये फ्लोरा एंड फौना, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट बोथ, ठीक है। तो ये हुआ नेशनल पार्क। इसके बाद कुछ सेक्रेड ग्रूव्स के एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिसमें खासी, जयंता हिल्स आपको दे रखी हैं, चंदा, सरगुजा, बस्तर, ऐसे कुछ नाम आपको दिए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको वहां दे रखा है जो सेक्रेड लेक्स हैं, जिसमें पुष्कर लेक हम कह सकते हैं राजस्थान की है। हालांकि ये सब बातें अलग हैं। अरावली हिल्स दे रखी हैं कि अरावली हिल्स को हमने बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि वो सेक्रेड हिल कही जाती है, सेक्रेड माउंटेन कहा जाता है, वो पवित्र। सेक्रेड जो है वो टर्म एक तरीके से हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है या स्पिरिचुअल बिलीफ है उन पे आता है। जैसे पीपल है, तुलसी है, उसकी वर्शिप हम करते हैं, उसको काटते नहीं, तो एक तरीके से उसका वो कंजर्वेशन हुआ, वो सेक्रेड प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सेक्रेड प्लांट्स हैं। सेक्रेड लेक में मैंने एग्जांपल आपको बताया, पुष्कर लेक है। सेक्रेड रिवर्स आप कह सकते हैं, गंगा को सेक्रेड रिवर आप कह सकते हैं, लेकिन हमने कितना पॉल्यूटेड गंगा को किया है ये आप जानते हैं। गंगा एक्शन प्लान अब तक का भारत का सबसे बड़ा स्कैम, गंगा एक्शन प्लान को, गंगा को साफ करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे अब तक डकार लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह देंगे कि जो जितने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, जितने सारी कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेज और स्ट्रेटजीज हैं, ये जो हैं वो अंडर ह्यूमन रेगुलेशन और ह्यूमन केयर हैं, तो डेफिनेटली इन सब का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ह्यूमन की मॉरलिटी पर, ह्यूमन का आप कह सकते हैं जो मॉरल एस्पेक्ट है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है।
तो आप सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़े ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने आप में एक अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को भी अवेयर करें और इकोलॉजी को एंजॉय करें। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ये जो चैप्टर था, इसमें एनसीईआरटी ने जितना लिखा है वो सारा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। सेपरेटली मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनकी कुछ डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जो सेपरेटली हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अब हम कुछ लेक्चर्स डिस्कस करेंगे जिनमें हम क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के और हमारे मॉड्यूल के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू।